हेलो एवरीवन, डेली एडिटोरियल एनालिसिस का शुरू करने वाले हैं 8 जुलाई का। ओके, फर्स्ट न्यूज़ है एआई गवर्नेंस एंड वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ का। ये है आपका एडिटोरियल, वीडियो पॉज करके पढ़िएगा। ओवरव्यू देखेंगे तो इंडिया का जो एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में हुआ था, इन्होंने एक अटेंशन शिफ्ट किया है टुवर्ड्स ग्लोबल साउथ्स प्रायोरिटीज़ इन एआई गवर्नेंस। ओके, तो एडिटोरियल जो है वो आर्ग्यू कर रहा है दैट इंडिया नाउ फेसेस स्ट्रेटेजिक चॉइस बिटवीन अलाइनिंग विथ यूएस लेड एआई इकोसिस्टम, या तो ये करेगा या फिर लीडिंग एन इंक्लूसिव इक्विटेबल एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल साउथ। मतलब या तो आप यूएस का जो खुद का उनका जो एआई है उसके साथ आप अलाइन कर लो, या फिर आप क्या करोगे, खुद का इंडिया का जो लोकल आपका जो एआई होगा उसको बनाओ। और ये एआई जो होगा वो किसको हेल्प करेगा, साउथ, ग्लोबल साउथ को। ओके, दो चॉइसेस में से किसी एक को भी चुनना है। अगर हम लोग इंडिया का एआई पॉलिसी शिफ्ट देखें तो इंडिया का जो समिट हुआ था उसमें एम्फेसाइज हुआ है रियल वर्ल्ड हार्म्स के बारे में, इक्विटी एंड इंक्लूजन, जैसे कि बेल्चली है, बलेचली बोलते हैं इसको, 2023 में हुआ था, सेओल 2024, पेरिस 2025। इन लोगों में क्या क्या प्रायोरिटाइज किया गया था, एग्जिस्टेंशियल एआई रिस्क के बारे में, लेकिन इस बार चेंज हुआ है, रियल वर्ल्ड हार्म्स, इक्विटी एंड इंक्लूजन के बारे में बताया गया है। इंडिया का इंक्रीजिंगली अडॉप्टेड क्या है, मिडिल पावर नैरेटिव। ओके, मूविंग अवे फ्रॉम इट्स अर्लियर साउथ, जो ग्लोबल साउथ सेंट्रिक अप्रोच था उससे हम लोग अभी मिडिल पावर नैरेटिव में आ चुके हैं। जो पैक्स सिलिका है, ओके, जॉइनिंग पैक्स सिलिका, इट विल अलाइन विद इंडिया विद अ यूएस डोमिनेटेड सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन। Adoption of a pro-innovation regulatory approach may dilute India's strategic autonomy। तो देखो, अगर यूएस के साथ अप्रोच कर लिया गया, वो वाला अप्रोच, फर्स्ट अप्रोच जो ये वाला था, अगर ये वाला अप्रोच ले लिया गया तो क्या हो जाएगा, जो हम लोग का ऑटोनॉमी है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। यही बताया गया है यहाँ पे। ओके, सो पहले में क्या था, रियल वर्ल्ड हार्म्स, इक्विटी, इंक्लूजन, यहाँ पे हम लोगों ने 2026 में एम्फसाइज किया है। बेलेचली 2023, 2024, 2025 में जो एआई इम्पैक्ट समिट हुआ था वहाँ पे हम लोगों ने किसको प्रायोरिटाइज किया था, एग्जिस्टेंशियल एआई रिस्क को। अभी अगर हम लोग मिडिल पावर डायलेमा के बारे में देखें तो इंडिया का जो टेक्नोलॉजिकल एम्बिशंस है, इट कन्फ्लिक्ट विद इट्स कॉलोनियल लेगेसी, डेवलपमेंटल रियलिटीज़ एंड ग्लोबल साउथ आइडेंटिटी। यूएस का जो रिट्रीट है, यूएस का रिट्रीट फ्रॉम मल्टी लेटरल जो एआई गवर्नेंस है, यहाँ पे कंसर्न रेज होता है ओवर कंसंट्रेशन ऑफ एआई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक पावर। रिस्क क्या है, रेप्लिकेटिंग द सोशल मीडिया मॉडल वेयर वैल्यू एक्रूड टू यूएस फर्म्स वाइल हार्म्स वेयर एक्सटर्नलाइज्ड। अब इंडिया में क्या हो जाएगा, इट मस्ट बैलेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी। ओके, कि टेक्नोलॉजी का जो सोवरेनिटी है वो बहुत ज़रूरी है फ्री इंडिया के लिए। तो चैलेंजिंग एआई का इकोनॉमी अगर देखें तो नेविगेटिंग द फॉल्ट लाइंस ऑफ इंडियाज एआई इकोनॉमी, दो चीज़ें देखने को मिल रहा है। इधर है आपका स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल हर्डल्स, इधर है सोशल एंड रिसोर्स इम्पैक्ट। रिस्क ऑफ लो वैल्यू पोजिशनिंग है, फाउंडेशनल जो हमारा ग्रोथ है कॉन्स्ट्रेन, वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। सोशल एंड रिसोर्स इम्पैक्ट में देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर का कम्युनिटी डिस्प्लेसमेंट में प्रॉब्लम है और इक्विटेबल डेटा एक्सट्रैक्शन का प्रॉब्लम है। अगर हम लोग अपॉर्चुनिटी फॉर ग्लोबल साउथ लीडरशिप के बारे में देखें तो देखो, इंडिया शुड चैम्पियन इंटरनेशनल एआई नॉर्म्स एंड प्रमोट लोकल एआई इकोसिस्टम, रेगुलेटरी कैपेसिटी एंड यूजर प्रोटेक्शन। लोकल जाना पड़ेगा। बिल्ड कोऑपरेशन फॉर डेटा कंप्यूट इंटरऑपरेबिलिटी स्टैंडर्ड और एआई गवर्नेंस अक्रॉस ग्लोबल साउथ, टारगेट ग्लोबल साउथ होगा। स्ट्रेंथन कंपटीशन पॉलिसी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड डोमेस्टिक वैल्यू कैप्चर। और यहाँ पे ऑनगोइंग जो हम लोग का यूएन ग्लोबल डायलॉग है ऑन इंडिया, जो जेनेवा में हुआ है जुलाई 2026 में, इट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू शेप इंक्लूसिव ग्लोबल एआई गवर्नेंस। फ्यूचर में देखें तो रीओरिएंट एआई पॉलिसी करना है अराउंड पब्लिक पर्पस, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो इंडिजिनस फाउंडेशन मॉडल, सेमीकंडक्टर कैपेबिलिटी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई स्किलिंग में इन्वेस्ट करना पड़ेगा।
अगर हम लोग बेनिफिट्स इंश्योर करें तो क्या क्या आ सकता है फ्रॉम AI? डोमेस्टिक इकोनॉमीज का, वाइल मिनिमाइजिंग सोशल एंड एनवायरमेंटल हार्म्स। पोजीशन जो है इंडिया का, इट इज़ एज अ ब्रिज बन गया है इंडिया बिटवीन एडवांस AI इकोनॉमीज एंड ग्लोबल साउथ। बनना पड़ेगा ये ब्रिज, ओके। तो देखो मेन क्वेश्चंस आपका 15 मार्क्स का है, ये 15 मार्क्स का ये आपको प्रैक्टिस करना है। डिस्कस मतलब अच्छे से डिटेल में आपको लिखना है। PYQ 2023 में 10 मार्क्स का ये आया था, ये आपको करना है। 2 क्वेश्चन है, उनका आंसर देना है, एक साथ 2 है, और ये आपका छोटे क्वेश्चंस। सेकंड में अगर देखेंगे तो इन इंडिया वोटिंग कैन नॉट रिमेन मेयरली अ स्टेचुटरी राइट। ये है आपका एडिटोरियल, तो देखते हैं ओवरव्यू इसका। एडिटोरियल जो है वो बता रहा है द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द राइट टू वोट followed renewed political debate. It argues that while Supreme Court has traditionally treated voting as a statutory right, subsequent judicial development have progressively constitutionalized the electoral process, creating doctrinal inconsistency. Okay? अभी देखो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ वोटिंग है, अगर इसको देखें, ट्रेडिशनल व्यू जो है राइट टू वोट मिलता है फ्लोज फ्रॉम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट RPA नॉट पार्ट 3। ट्रेडिशनल व्यू की केसेस क्या क्या है? NP मनुस्वामी जो 1952 में हुआ था, ज्योति बासु 1982 में हुआ था, और कुलदीप नैयर 2006 हेल्ड वोटिंग टू बी स्टैट्यूटरी राइट। Parliament therefore retains power over qualification, disqualification and electoral procedures. Distinction exists between the right to vote and the freedom of voting. इन दोनों के बीच में एक डिस्टिंक्शन है, इट शुड एग्जिस्ट, राइट टू वोट एंड फ्रीडम ऑफ वोटिंग। अगर हम लोग जुडिशियल इवोल्यूशन के बारे में बात करें, 2002 से 2003 ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सप्रेशन था, फिर आपका आया ADR जजमेंट 2002 में द राइट टू नो, PUCL जजमेंट आया था 2003 में वोटिंग एज एक्सप्रेशन। अभी 2023 एंड टू प्रेजेंट जो है वहाँ पे हमको देखने को मिलता है एक्सपेंशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। नोटा जजमेंट आया है 2013 में राइट टू रिजेक्ट, ओके। और अनूप बरनवाल का जो 2023 का केस था वो कॉन्स्टिट्यूशनल इवोल्यूशन का था। अभी डेमोक्रेसी बेसिक जो स्ट्रक्चर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉजिक है वो देखो, जो केशव नंद भारती जो केस हुआ था 1973 का, ओके, और इंदिरा नेहरू गांधी का 1975 का। Recognize democracy as a free fair election as a part of constitutional basic structure. If democracy and election दोनों are constitutional essential, the citizens vote cannot remain merely statutory entitled. दोनों contradict कर रहा है, आप देख लो। constitutional essential अगर है तो वो statutory entitlement नहीं रहेगा। आर्टिकल 326 क्या बोलता है? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के बारे में, डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, while the RPA operationalize the process. Deletion from the electoral रोल्स एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनल परमिसेबल जो ग्राउंड्स है, इट अंडरमाइन कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज। अगर हम लोग नीड फॉर रिकन्सिडरेशन देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिकॉग्नाइजेशन है शुड एक्सटेंड टू अ कोर एंटाइटलमेंट ऑफ फॉर एवरी सिटीजन टू वोट, नॉट एवरी प्रोसीड्यूरल एस्पेक्ट, ओके। पार्लियामेंट जो है शुड कंटिन्यू रेगुलेटिंग एज रोल्स, क्वालिफिकेशन एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। सुप्रीम कोर्ट जो है मे नीड टू रिविजिट अर्लियर प्रेसिडेंट्स इन लाइट फॉर इवॉल्विंग कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्प्रूडेंस। अगर हम लोग रिकॉग्नाइज करें वोटिंग एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इट शुड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी एंड इलेक्टोरल अकाउंटेबिलिटी, ओके। ये हमको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा आपका ये 15 मार्क्स का। PYQ हमको 2014 में ही देखने को मिला था, 10 मार्क्स का आया था, ये आपको करना है। और ये कुछ छोटे क्वेश्चंस है, ये आपको करना है। जैसे अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस करें तो देखो क्रिटिकली जो एग्जामिन हुआ था, वेदर द राइट टू वोट इन इंडिया शुड बी एलिवेटेड फ्रॉम द स्टैट्यूटरी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट। स्टैट्यूटरी राइट से कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट तक कैसे बनाएं, डिस्कस इन द लाइट ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। जो अब तक हम लोगों ने देखा उसी चीज़ को अपने वर्ड्स में आपको बनाना है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, यू हैव टू प्रैक्टिस,
Okay, that's all. Thank you.